हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, सब बढ़िया। और फिजिक्स भी अच्छी चल रही होगी आप बच्चों की। तो आज बच्चों हम करेंगे वेक्टर में वेक्टर एडिशन, यानी कि वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, किस प्रकार से वेक्टर जोड़ा जाएगा। ठीक है, इससे पहले हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट, वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसके बारे में सब डिटेल से पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आई बटन पे क्लिक करके पीछे वाला वीडियो जरूर देख ले, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को पहले देखो, उसके बाद यहाँ आओ, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो मैं हूँ बेटा सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना एक खूबसूरत सा लेक्चर शुरू। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, अभी तक आप जोड़ जो करते आए हो, जनरली हम कहते हैं भी 4 + 3 क्या होता है, 7, यही पढ़ते आए हैं। मान लो मैं कह दूं आपको, मैंने एक 4 किलो सेब दे दिए, फिर मैंने कहा 3 किलो और सेब ले लो भाई, तो टोटल आपके पास कितने हो गए, 7 किलो सेब हो गए। 4 + 3 7, हमेशा इसका सम 7 kg ही आएगा। बट वेक्टर में 4 और 3 अगर मैं जोड़ दूं तो 4 और 3 जोड़ने के बाद 5 भी आ सकता है, 4 और 3 जोड़ने के बाद 7 भी आ सकता है, और 4 और 3 जोड़ने के बाद 1 भी आ सकता है। तुम कहोगे सर कमाल है, ऐसे कैसे आ सकता है? देखो दिखाता हूं तुम्हें। मान लो मैं कहूं कि राम 4 किलोमीटर चलता है ईस्ट में, ये ईस्ट है, और 3 किलोमीटर फिर नॉर्थ में चला जाता है। मैं कहता हूं इन दोनों को जोड़ो कि अब राम अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहां पर है, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो यहां पे है वो। ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करोगे, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये आएगा 16 + 9 √25, यानी कि 5। इन तीनों का रिजल्टेंट 5, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन से 5 किलोमीटर दूर है वो। तो हो गया ना 4 3 का सम 5। अगर मैं इसी तरह से कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसी पर कोई दूसरा बंदा 3 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो बताओ टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो टोटल कितनी लग रही है, 4 न्यूटन जमा 3 न्यूटन = 7 न्यूटन। लो जी, 4 + 3 7 भी हो गया। इसी तरह अगर मैं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां 4 न्यूटन लग रहा है और इसके बिल्कुल अपोजिट ये 3 न्यूटन लग रहा है, मैं कहूं नेट फोर्स बताओ कितनी कहोगे। तुम कहोगे सर 4 न्यूटन इधर 3 न्यूटन इधर, ये ज़्यादा है, ये खींच ले जाएगा इसको, तो 4 न्यूटन - 3 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो देखो आ गया ना, 5 भी 7 भी 1 भी। तो ऐसा कैसे संभव हुआ, तो ऐसा संभव हुआ वेक्टर एडिशन से। तो देखो, हमने वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे वेक्टर कहेंगे, ये पक्का है। बट अभी जब हम एडिशन में करेंगे तो वेक्टर को जोड़ने के कुछ नियम हैं। अगर वेक्टर है तो वेक्टर के एडिशन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करेगा वो, अगर वो वेक्टर है तो सर देखो कौन कौन से वो नियम हैं। तो सबसे पहले वेक्टर जोड़ा कैसे जाता है, मान लो सिंपल, उसको बोलते हैं हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड कुछ एक जगह तो आप मतलब यूज कर सकते हो, ज़्यादातर ये जगह इस्तेमाल नहीं हो पाता, तो इसके अलावा फिर दूसरे लॉज आ जाते हैं हम। तो क्या है, देखो मैं कह रहा हूं हेड टेल मेथड। तो हेड टेल मेथड में क्या है, मान लो जब 2 ऑब्जेक्ट पैरेलल हो, यानी कि इन सेम डायरेक्शन हो। मान लो आपके पास एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B। मैं कहता हूं इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने का नियम क्या है, पहले वेक्टर के हेड के साथ, पहले वेक्टर के, ये हेड है इसकी टेल है, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगा दो। लो जी लगा दी। तो यहां रिजल्टेंट क्या बना, वेक्टर A + वेक्टर B।
जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था, ये ऑब्जेक्ट है, 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो उठा के इसको यहाँ लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 न्यूटन हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर सीधे ऐड हो जाता है, जैसे ऑर्डिनरी चीजें ऐड होती हैं ऐसे ये भी बिल्कुल सीधे ऐड हो जाता है। दूसरा, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब मान लो 2 वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, एक वेक्टर है इधर A, दूसरा वेक्टर है इधर B, एक वेक्टर है इधर A, दूसरा वेक्टर है इधर B। देखो इधर ये A और ये B, तो एक वेक्टर A हो गया, दूसरा वेक्टर B हो गया, तो इसको भी कैसे जोड़ेंगे, मेथड तो वही था, वेक्टर A इसके हेड के साथ इसकी टेल जोड़ दो, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रखेंगे तो टेल इसके ऊपर ये ऐसे आएगा ना, ये B आ जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो एक तरह से तुम क्या देखोगे कि एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उठा के B का नेगेटिव कर दो, मतलब ये तो A था ही, इस B का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो B का नेगेटिव वेक्टर क्या इधर ड्रॉ होगा, -B कर सकते हैं। अब ये लगभग ऊपर जैसा ही हो गया ना, तो इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वेक्टर A में ऐड हो गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर B, A में क्या ऐड हो गया, नेगेटिव वेक्टर B, तो R कितना आ गया, A माइनस B, क्या आ गया, A माइनस B, ठीक है। तो R हो जाएगा A माइनस B अगर अपोजिट है, R हो जाएगा A प्लस B अगर सेम डायरेक्शन है। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है जो आपको पहले से भी आता होगा, ये वेक्टर के थ्रू मैंने करके दिखाया, बस एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से फटाफट। चलो, बट असली कहानी तब शुरू होती है जब 2 वेक्टर किसी ना किसी एंगल पे हों, 2 वेक्टर कहाँ हो, किसी ना किसी एंगल पे हों, तो क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं तीसरा जो केस है, थर्ड केस, कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर एट सम एंगल, 2 वेक्टर कोई एंगल पे हो, जैसे मैंने कहा वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ होगा। जैसे इस तरह का एग्जांपल समझोगे तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन इधर लग रही है, दूसरी फोर्स लग रही है 4 न्यूटन इधर लग रही है, मैं कहता हूं दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताओ इनका नेट फोर्स कहाँ होगा। तो नेट फोर्स कहाँ होगा, यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मान लो मैं हेड टेल भी इस्तेमाल करूंगा तो कैसे करूंगा, वेक्टर A और इसके हेड के साथ ये वेक्टर B, वेक्टर A ये वेक्टर B, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब एक चीज और याद रखो कि जब वेक्टर को जोड़ेंगे तो उनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हमेशा 2 वेक्टर के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों वेक्टर के पूंछ को जोड़ दो, टेल को जोड़ दो। देखो यहां टेल जुड़ी हुई है, टेल से टेल जुड़ गया तभी एंगल थीटा आएगा। अब मान लो यहां है तो ये हेड है, ये टेल है, तो अगर ये एंगल ले लेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हेड के साथ टेल जुड़ा हुआ है। तो मैं इसी वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये चला गया हेड आगे, अब ये टेल हो गया, तो ये एंगल है थीटा, ये वाला थीटा ये है वास्तव में, ना कि ये है, ये नहीं लेना, A और B के बीच का एंगल ये है ना कि ये है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा, मान लो ये यहां से इतनी दूर है, पाइथागोरस में इस्तेमाल नहीं कर सकता, लगेगा नहीं इसमें, तो यहां थोड़ी डिफिकल्टी आती है, हेड टेल मेथड नहीं लग पाता। तो जब कोई वेक्टर 2 एंगल पे आ जाए, नहीं सॉरी 2 वेक्टर किसी एंगल पे आ जाए तो हम कुछ लॉस का इस्तेमाल करते हैं। उन लॉ में जब सबसे पहला लॉ आता है वो आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
और तीसरा आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो सकता है और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो सकता है। तो ये लॉज क्या क्या हैं, कैसे कैसे निकालते हैं, जरा देखते हैं। कर दूं रवि इसको। तो सबसे पहला जो लॉ आता है व्हेन टू वेक्टर आर एट सम एंगल, तो सबसे पहला लॉ आ गया हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ बड़ा सिंपल है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। मान लो एक है वेक्टर A जो O से P तक है, ठीक है। दूसरा वेक्टर है B जो P से Q है। O से P हो गया, P से Q हो गया, है ना। ये लो कहता है कि इफ टू वेक्टर्स A and B are represented by two sides of a triangle taken in order। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैंने बोला है, टेकन इन ऑर्डर। मतलब एक O से P है तो दूसरा P से Q होना चाहिए, Q से P नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से दो वेक्टर आपस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो ये थर्ड साइड होगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देन रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ऑर्डर तो क्या हो जाता है, Q से O। ऑर्डर क्या होता है, Q से O, बट यहां क्या लेना, O से Q लेना। ये इसकी डेफिनेशन है। सिंपल भाषा में बताऊं कि दो वेक्टर ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करें तो तीसरी साइड रिजल्टेंट होगी, और ये दो साइड एक ऑर्डर में होने चाहिए और रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने अभी बताया था A और B के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये एंगल होगा थीटा। यहां से जरा परपेंडिकुलर डाल लो, QN। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब सबसे पहले हमने निकालना है इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ R। R का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये कितना आएगा। तो जरा यहां ट्रायंगल देखोगे, इन ट्रायंगल OQN राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें R का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हो गया O से लेकर N, इसका स्क्वायर प्लस Q से लेकर N इसका स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ON कितना होगा, देखो O से N कितना होगा, O से P प्लस P से N। तो OP प्लस PN इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर। अब मुझे पता OP कितना है, A, तो R स्क्वायर हो जाएगा A प्लस PN इस सारे का होल स्क्वायर प्लस QN का होल स्क्वायर। इसको रखा इक्वेशन 1 क्योंकि मुझे Pn और Q1 की वैल्यू नहीं पता। अब Pn और Q1 की वैल्यू निकालेंगे। आओ निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम है वही इस्तेमाल करेंगे जो आज तक आप करते आए हो 10th क्लास में। और वैसे मैं बता दूं तो देखो ये जो कंपोनेंट है Pn, ये आएगा आपका b cos थीटा और ये आएगा b sin थीटा। ये कैसे आएगा, ये वेक्टर b है, इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। आगे एक टॉपिक आएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा b cos कैसे है, b sin कैसे है। अभी मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा, मैं रटी रटाई चीज़ नहीं बता रहा आपको, इसको डिराइव करके दिखाऊंगा। बट रिजोल्यूशन से भी हो सकता है, जब रिजोल्यूशन कराऊंगा तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। चलो पहले डिराइव करते हैं। तो देखते हैं इन ट्रायंगल PQN, ये जो ट्रायंगल है PQN राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड्स निकालनी होती है उसको ऊपर रखते हैं। मान लो मुझे निकालना है ये PN निकालना है और गिवन क्या है, PQ गिवन है, ये B गिवन है ना। तो PN अपॉन B यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, cos थीटा। तो ये जाएगा cos थीटा और Pn कितना हो जाएगा, तो B cos थीटा। Pn कितना हो जाएगा, B cos थीटा। तो Pn की वैल्यू आ गई, इक्वेशन 2 रख लो। सिमिलरली उसी ट्रायंगल के अंदर देखो मुझे निकालना है QN।
Q1 निकालना है, पी क्यू गिवन है, तो Q1 अपॉन पी क्यू यानी कि बी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी बाय एच क्या होगा, साइन थीटा होगा, और यहां से Q1 कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। इक्वेशन 3, पी एन आ गया, Q1 आ गया, दोनों आ गए, दोनों की वैल्यू 1 में पुट कर दो। आर स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, तो ए प्लस पी एन कितना है, बी कॉस थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर, प्लस Q1 कितना है, बी साइन थीटा, इस सारे का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर दो, आर स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉस थीटा साथ में, तो कॉस थीटा भी आ जाएगा, और बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें से और इसमें से देखो, इन दोनों में देखोगे तो बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर ले लो कॉमन, अंदर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यहाँ कॉस स्क्वायर बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर बच गया, तो आर स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, ए स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे 2ab कॉस थीटा भी बच गया था, देखो ये वाला, अब ये लिख दिया ए स्क्वायर, लिख दिया बी स्क्वायर, ये कितना होता है, 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वेरी गुड, प्लस 2ab कॉस थीटा, और आर कितना आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर द रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा कि जब दो वेक्टर किसी थीटा एंगल पे होंगे और ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम, तो उसका रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इस मेथड से जो ये निकल के आया ना रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये आएगा, ये प्रोसीजर नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही नहीं भूलना है, टिल द एंड ऑफ द वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट थी, आगे भी आएगा अभी। ठीक है, तो आर आ गया ये। अब एक बात बताओ, वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो आ गया आर का, रिजल्टेंट हमारे पास आ गया इतना, मान लो 50 न्यूटन रिजल्टेंट आ गया, 5 न्यूटन रिजल्टेंट आ गया। डायरेक्शन क्या होगी, तो जरा यहां से ध्यान से देखोगे, पहला वेक्टर ए है, मैं इसके साथ अगर एंगल अल्फा मान लूं, तो ये जो रिजल्टेंट है ये ए के साथ ऐसे इंक्लाइंड है, देखो इंक्लाइंड है, अल्फा एंगल पे, अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यहां से अगर मैं tan अल्फा निकालूं, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होगा ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर है QN अपॉन बेस है ON, तो tan अल्फा यहां से क्या आ जाएगा, Q1 आएगा आपका B साइन थीटा अपॉन OP प्लस PN, O से P है A, Q1 की वैल्यू लिख रहा हूं, P से N कितना है, B कॉस थीटा। ये जो tan अल्फा निकल के आया, ये आ गई आपकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ आर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ये दोनों चीजें, ये मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, ये डायरेक्शन निकालनी हो तो। अब इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, न्यूमेरिकल से करेंगे, तो जरा इसको फटाफट एक बार नोट कर लो, पॉज करके, या इसका एक स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ताकि आप बाद में इसको नोट कर सको, जल्दी फटाफट। 1 2 3 कर लिया, चल। तो ट्रायंगल लाके बिल्कुल सिमिलर है पैरेललोग्राम, तो एक बार हम उसका भी डेरिवेशन देख लेते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ेगा, बहुत छोटा सा ही है, बिल्कुल थोड़ी सी बात बतानी है, डेरिवेशन हो जाएगा, और फिर करते हैं न्यूमेरिकल। तो सेकंड आता है अपने पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, जरा देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे आज इसके। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या है, देखो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन क्या है समझो। जैसे ट्रायंगल ना समझा, बिल्कुल ऐसे ही पैरेललोग्राम की 4 साइड होती हैं,
मान लो दो वेक्टर है आपके पास, एक वेक्टर है ये ए, दूसरा वेक्टर है ये बी, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। ये लोग कहता है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर हों, टू वेक्टर्स, और दोनों वेक्टर जो हैं वो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें। यानी कि मान लो पैरेललोग्राम देखो ऐसा होता है, ये पैरेललोग्राम है, मान लो मैं लिख दूं ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है, ये साइड और ये साइड एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट साइड्स आपको पता ही है, पहले भी फिर भी मैंने बता दिया। तो अगर ये लोग कहते हैं कि कोई भी दो वेक्टर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो जैसे मान लो दो साइड्स हो गई, तो पैरेललोग्राम तो नहीं है, तो एक बार पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से मान लो मैंने ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, इस तरह के पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होगी, तो इसके डायगोनल भी दो होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। तो रिजल्टेंट होगा डायगोनल जो उसी पॉइंट से चलेगा, रिजल्टेंट उसी पॉइंट से चलेगा जिस पॉइंट से वेक्टर चल रहे हैं। तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम सेम पॉइंट एज दैट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, जहां दोनों वेक्टर की पूंछ मिल रही है वहीं से रिजल्टेंट स्टार्ट होगा, ऐसी इसकी स्टेटमेंट है। पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए, उसका रिजल्टेंट बीच में से आता है। ठीक है, उसका रिजल्टेंट कहां से आता है? बीच में से आता है। तुम लोगों ने जनरली पक्षी को देखा होगा, तो तुम भी कहोगे सर पक्षी कैसा बना रहे हैं। अब भाई मेरे को तो ऐसा ही आता है। तो मान लो कोई पक्षी है, अब वो ऐसे उड़ता है ना, देखो जाता वो ऊपर है, फोर्स वो एक इधर लगाता है एक इधर लगाता है, ऐसे नीचे की तरफ लगाता है तो ऊपर जाता है ऐसे। तो एक फोर्स मान लो इधर, एक फोर्स इधर, मगर जाएगा कहाँ? बीच में से। इसी तरह कुछ यहाँ होता है। तो पक्षी जो उड़ते हैं वो पैरेललोग्राम लॉ को ओबे करके उड़ते हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। अब इसका भी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला निकालना है, तो यहाँ से डाल दो जी परपेंडिकुलर, इसको बढ़ा दो आगे, लो डल गया। ये मान लो ओ, ये पी, ये क्यू, ये के और ये एन। बताओ ये एंगल थीटा है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा, पैरेललोग्राम। अब जरा इसको अगर मान लो मैं हटा दूं, देखो ये चीजें मैं साफ कर दूं, ना हो ये, तो ट्रायंगल लॉ नहीं बन गया? अभी पीछे किया था वही बन गया ना। तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेशन करेंगे उसमें जो आर निकल के आएगा वो वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट। ये तो इसका आर निकल के आएगा, और tan अल्फा निकल के आएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, यानी कि ये अल्फा। ध्यान रहे थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो कि उनको टेल को टेल से जोड़ने पर हमें मिलता है। ठीक है, समझ में आई बात? हो जाएगा। तो आर ये आ जाएगा, tan अल्फा ये आ जाएगा। तो ऐसा ही ट्रायंगल लॉ था, ऐसा ही पैरेललोग्राम लॉ है। आपको कुल मिला के कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन सेम वैसे ही कर सकते हो आप। तो जरा इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम एक अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं इसके। जल्दी से नोट कर लो फटाफट। चलो एक देखते हैं हम कि न्यूमेरिकल क्या है। मान लो एक हमारे पास फोर्स लग रही है इधर, और ये फोर्स है जी मान लो 5 न्यूटन की। एक फोर्स लग रही है इधर, ये फोर्स है जी अपने पास 6 न्यूटन की, और दोनों 60 डिग्री पे लग रहे हैं। तो बताओ, यानी कि ये कह सकता हूँ ये बॉक्स है मेरे पास, इस बॉक्स पे ऐसे फोर्स लग रही है। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स।
तो तुम देखोगे एक 5 न्यूटन एक 6 न्यूटन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये आर, नेट फोर्स तो ये बनेगी ना। तो आर यानी कि एफ, नेट फोर्स क्या होगा, ये F1 ये F2, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 और इसका अंडर द रूट। तो F कितना आएगा, F1 कितना, F1 कितना है 5 न्यूटन, तो 5 का स्क्वायर, F2 कितना 6 न्यूटन, 6 का स्क्वायर 2 × 5 × 6 × cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये आ गया 25 + 36 + 30 और उसका स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स आ जाएगी 25, 30 और 30 60, 66, तो 25 + 66 ये आ गया 91, तो √91 न्यूटन। इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ये एक बड़ा बेसिक सा सिंपल सा सवाल था पैरेललोग्राम लॉ का, कि दो फोर्सेज अगर ऐसे लग रही हैं तो आप इसको निकाल सकते हो। इसी तरह एक बहुत बेसिक सवाल लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक 4 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, 3 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, तो बताओ जरा इसकी रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी। ये 3 न्यूटन है यहाँ पे, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, रिजल्टेंट हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो R आएगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 × cos। थीटा होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो cos 90 हो जाएगा। R कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 × 4 यानी कि 8 और cos 90 जीरो होता है तो करने की जरूरत नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। तो 16 + 9 यानी कि √25 और R आ गया 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स आएगी 5 न्यूटन। अब इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर डायरेक्शन और पूछ लेता कि डायरेक्शन भी बताओ क्या होगी, तो यहां अगर डायरेक्शन निकालते तो मेरे पास फॉर्मूला था tan α = b sin θ अपॉन a + b cos θ। बड़ा ध्यान से देखना इसको, b sin θ। अब ये मान लो a है और ये b है, तो इसके साथ ये एंगल अल्फा होता था ना, तो b तो ये हुआ 6, तो 6 sin θ, θ कितना है 60 अपॉन a यानी कि 5 प्लस a + b cos 60, b कितना है 6 cos 60। सॉल्व कर दो इसको, tan α आ गया आपके पास 6 sin 60 कितना होता है, sin 60 √3/2 अपॉन 5 + 6 × cos 60 होता है 1/2। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये ऊपर आ जाएगा 3√3, नीचे आ जाएगा 5 + 3 8, 3√3/8 आ जाएगा। इसी तरह इसका R सोल्व करो जरा, ये कितना आता, अब ये एंगल अल्फा होगा, tan α क्या होगा b sin θ। अब मान लो ये 4 है ये 3 है, तो b sin θ कितना होगा, b हो गया 3 sin 90 अपॉन a यानी कि 4 प्लस b, देखो ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, cos θ और cos 90, तो tan α आ गया आपके पास कितना, sin 91 3 अपॉन cos 90 0, तो 3/4 ये आ जाएगा। tan α आ गया 3/4। कैन यू इमेजिन कि अल्फा कितना होगा, फिर बता सकते हो अल्फा कितना होगा। याद करो स्टैंडर्ड ट्रायंगल 37 53 डिग्री 90 डिग्री, याद आया कुछ, लो याद करा देता हूँ। ये 37, ये 53, ये 3 होता था, ये 4 होता था, ये 5 होता था, ठीक है। तो यहाँ से अब 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस tan θ होता है, तो उसका मतलब अल्फा कितना आया 37। समझ में आई बात, अल्फा कितना इसमें 37। क्लियर। तो इस तरीके से आप पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हो।
और कुछ अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं, एक बार जल्दी से फटाफट इसको पॉज करके नोट करो। चलो जल्दी से, चलिए कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं, एंगल का जिसमें कंसेप्ट लगता है ना। चलो मान लो ये है आपका 3 न्यूटन, मान लो ये है 5√2 न्यूटन, ये 3 न्यूटन है, 5√2 न्यूटन है, और ये एंगल है आपका 30 डिग्री, और ये एंगल है आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये F1 और ये F2 का रिजल्टेंट बता दो। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, रिजल्टेंट बता दो, डायरेक्शन फिर आप निकाल ही सकते हो। चलो जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो, चलो फटाफट फटाफट करो करो जल्दी से, पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया, चलो देखते हैं। अब देखो F1 और F2 के बीच का एंगल मैं 30 लूं या 75 लूं, क्या लूं? तो ध्यान से देखोगे, हमने जो फॉर्मूला लिखा था R = a² + b² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, उसमें ये cos थीटा a और b के बीच का एंगल था, ये a ये b, इनके बीच का एंगल तो ये है, ये तो मुझे दे ही नहीं रखा, तो ये निकालना पड़ेगा। 75 ये है, 30 ये है, तो ये कितना हो गया 45। तो ले लो R कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, सॉरी 5√2 का स्क्वायर + 2 × 3 × 5√2 cos 45। तो R आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, इसका कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू में 2 50 प्लस 2 × 3 6 × 5 30। ठीक है, √2 cos 45 होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया, R आ गया 50 30 80 89। तो ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल, तो कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। चलो नेक्स्ट करते हैं। यानी आपको एंगल का अंदाजा लग जाए, मैं ये सारी चीजें इसलिए करा रहा हूं। मान लो एक 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, एक 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है। ठीक है, और ये एंगल जो है आपका 40 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है। 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, 5 न्यूटन की फोर्स इधर लग रही है, ये 40 डिग्री दे रखा है, ये 20 डिग्री दे रखा है। जरा इनका रिजल्टेंट निकाल के बताओ फटाफट। रिजल्टेंट भी निकालना है इसमें और डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना है, दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। फटाफट कैलकुलेट करो जल्दी से, इसका और इसका। पॉज करो, ट्राई करो, जल्दी से करना जरूर है। देखो करोगे तभी आएगा, खाली देखने से कुछ नहीं होगा, करना तो आपको पड़ेगा। करो करो जल्दी से, कर लिया होगा। 1 2 3, चलो आ जाओ भाई। रिजल्टेंट निकालेंगे, आपको दिख रहा है इस पॉइंट से एक इधर गया एक इधर गया, भाई पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो रिजल्टेंट तो मेरा ये बीच से आएगा ऐसे। अब मुझे ये एंगल चाहिए, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा R = a² + b² + 2ab cos थीटा, तो मुझे एंगल चाहिए होता है F1 और F2 के बीच का एंगल। F1 F2 के बीच का एंगल चाहिए, तो बीच का एंगल देखो, अब बीच का एंगल तो ये होगा। अब ये टोटल हो गया 180, 40 और 20 ये हो गए 60, तो ये कितना बचा 120 डिग्री रखो। ए है 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 5 × cos 120। आर आ गया 25 जमा 25 जमा 50 इंटू cos 120 होता है -1/2, तो 25 25 हो गया 50 प्लस कितने पे गया
2 पे, ओ सॉरी 25 पे, और माइनस का तो 25 25 50 माइनस 25, 50 में से 25 गए हो गया 25, और 25 का अंडर रूट क्या आता है 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट तो हमारा कितना आया 5 न्यूटन निकल के आया रिजल्टेंट। डायरेक्शन अगर इसमें देखेंगे क्या डायरेक्शन आएगी, तो डायरेक्शन निकालेंगे तो tan अल्फा, tan अल्फा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। अब tan अल्फा हो गया b sin थीटा, किसी को भी ले लो बराबर ही है, तो b हो गया मान लो 5 sin थीटा, कितना था दोनों के बीच में 120 अपॉन a यानी के 5 प्लस 5 कोस 120 tan अल्फा ये हो जाएगा फाइन साइन 120 कितना होता है, कितना होगा प्लस का 1/2, साइन 90 प्लस 30 करते हुए cos 30 हो जाएगा, cos 30 1/2 होता है। 5 प्लस 5 ये माइनस 1/2 हो गया, cos 120 नहीं 1/2 नहीं होगा, साइन 120 √3/2 होगा ना, √3/2। तो tan अल्फा आ गया आपके पास 5 √3/2 और नीचे आ गया 5 माइनस 5/2, तो 5 माइनस 5/2 कितना बचेगा 5/2 बचेगा। तो tan अल्फा आ गया यहां से 5 √3/2 और नीचे आ गया 5/2, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के यहां अगर लिखूं tan अल्फा आ गया √3, तो अल्फा कितना आया 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 60 डिग्री आएगा, डायरेक्शन आगे 60 डिग्री। तो जरा इसके बाद नोट करो, फिर एक इंपॉर्टेंट चीज की मैं बताता हूं। ये करने के बाद इसी में अगर हम देखेंगे, देखो अब यहां से 2 पॉइंट हम निकाल सकते हैं। एक तो दोनों फोर्स देखो बराबर थी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब एक पॉइंट पर 2 फोर्स लग रही हैं और दोनों की वैल्यू सेम है F, ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे जब और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे और बीच का एंगल अगर थीटा है, तो इस रिजल्टेंट का एंगल इसके साथ कितना आएगा θ/2। देखो यहां 120 आया, यहां कितना आया 60 डिग्री, आधा है ना उसका, यानी कि ये थीटा होगा तो ये θ/2 होगा। बट ये है कि ये ट्रिक, ये जो हैक है या ये ट्रिक है, ये अब तब इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपके दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, F1 और F2 इक्वल है। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो डायरेक्शन भी क्या आएगी इक्वल आएगी, तो डायरेक्शन सॉरी कह रहा हूं, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट भी एक जैसा ही आया है इसमें से निकल के। और अगर ये एंगल थीटा आएगा तो ये θ/2 आएगा। जनरली ऐसा 120 डिग्री पे ही होता है जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, उनका रिजल्टेंट भी इक्वल हो। अब रिजल्टेंट इक्वल आए ना आए, मगर ये पक्का है कि ये अगर एंगल थीटा पे है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उनके एंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आएगा। 90 होगा तो 45 आ जाएगा, 130 होगा तो 65 आ जाएगा। जितना इन दोनों के बीच का होगा उतना उसका हाफ कर दो, आपके पास tan अल्फा निकल के आ जाएगा। ठीक है, कहानी समझ में आई, अच्छी लगी, नोट करो ना फिर, चलो नोट करो, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल ऐसा ही दे दें आपको, कर दोगे, आसान सा सवाल है, पहले भी करवा चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, करके दिखा दो जरा। लो जी, F 4 न्यूटन, F2, F1, ये हो गया जी 3 न्यूटन। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री। जल्दी से इसकी डायरेक्शन और फोर्स निकाल के बता दो मुझे फटाफट, और ये हो जाना चाहिए, ये करा चुका हूँ, जल्दी से फटाफट कर दो। ये 30 या 60 का रिजल्टेंट बता दो फटाफट, कितना आएगा, कितना, कितना, चलो कर लिया। वही अगेन पैरेललोग्राम लगाओगे, रिजल्टेंट 20 से आएगा, नेट फोर्स कितनी आएगी
F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 और cos थीटा। थीटा कितना होगा? F1 और F2 के बीच का एंगल, ये 60 ये 30, तो ये कितना हुआ? 90, क्योंकि पूरा 180 है। cos 90, F कितना हो जाएगा? F1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 90 0। तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आ गया 5, 16 जमा 9 25। तो रिजल्टेंट आ गया 5 न्यूटन। tan अल्फा कितना आएगा? ये एंगल अल्फा मान लिया, तो tan अल्फा आएगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b है ये वाली साइड यानी कि 3, a है ये वाली साइड यानी कि 4, तो 3 साइन 90 अपॉन a कितना है? 4 प्लस 3 cos 90, cos 90 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया, तो tan अल्फा आ गया 3/4। 3/4 आया तो अल्फा कितना आया? जल्दी बताओ। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 37, ये 53, ये 3, ये 4, ये 5, मुझे चाहिए 3/4। 3/4 चाहिए ना, कितना आ गया अल्फा? 37, तो ये आ गया 37, ये 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 67। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। अगर बाई चांस यहाँ 4 ऊपर आगे आ जाता तो इसमें आंसर कितना होता? 53 डिग्री आ जाता। वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया? बढ़े आगे, चले, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। एक बिल्कुल अभी मैंने सवाल कराया है, उससे सिमिलर मिलता जुलता एक सवाल करा रहा हूं जो तुमने मुझे भी करके दिखाना है। क्वेश्चन है, 2 equal forces have magnitude equal to either of them. 2 equal forces have magnitude equal to either of them. Find angle between two forces. दो फोर्सेस के बीच का एंगल बताओ कितना होगा। 2 इक्वल फोर्सेस हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर ऑफ देम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करके बता दो। वैसे इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। अभी मैंने तुम्हें कराया था, दो फोर्सेज इक्वल होंगी तो कैसे कैसे निकाला था ना, 120 था उसके अंदर। चलो इसको सोल्व करके दिखाओ फटाफट, पॉज करो, ट्राई करो। 1 2 3, चलो कर लिया होगा। देखो अब ये कह रहे 2 इक्वल फोर्सेज, मान लो दो फोर्स हैं F1 और F2, दोनों की वैल्यू F है, बराबर है। हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू आइदर ऑफ देम, मैग्नीट्यूड नहीं सॉरी, हैव रिजल्टेंट, सॉरी अगर आप ट्राई नहीं कर पाए हैं तो एक बार दोबारा ट्राई कर लो, रिजल्टेंट लिखा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गई। तो 2 इक्वल फोर्सेज हैव रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ देम। F1 F2 का मैग्नीट्यूड F है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा R, वो भी कितना है? F है। तो इनके बीच का एंगल बताना है। अब R का फॉर्मूला क्या होगा? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का स्क्वायर रूट। F1 है F, F2 भी है F, 2 इंटू F इंटू F इंटू cos थीटा। R की वैल्यू रख दो F, यहाँ रख दो R की वैल्यू F, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो इधर F स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बचेगा? F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हो गया? 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा। F स्क्वायर इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस cos थीटा। F स्क्वायर से F स्क्वायर कट गया, 1 प्लस cos थीटा आ गया 1/2, 2 को उधर ले जाओ, 1/2 हो जाएगा। cos थीटा हो जाएगा 1/2 -1, यानी कि cos थीटा आ गया माइनस का 1/2 और cos थीटा माइनस 1/2 कितने पे होता है? 120 डिग्री पे। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि 120 डिग्री के ऊपर ये दोनों वैल्यूज होंगी। अगर इसमें पूछ लेता मैं कि इसकी जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अल्फा कितना आएगा,
60 डिग्री किया था ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आधे पे आएगा। नोट कर लो जरा इसको फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया? चलो, तो ऐसा ही एक मज़ेदार सवाल और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सम ऑफ टू फोर्सेस इज 18 and resultant of 2 is 12. If resultant is perpendicular to smaller force, then find the two forces. चलो, बड़ा खूबसूरत सा सवाल है। दो फोर्सेस का सम 18 है, यानी कि सीधे जोड़ेंगे तो 18, मान लो एक 12 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है, तो 12 जमा 6 18 हो जाएगा। हो सकता है एक 8 न्यूटन एक 10 न्यूटन हो, तो 8 जमा 10 18 हो जाएगा, यानी कि सीधे जोड़ेंगे तो 18 न्यूटन, और वेक्टर लॉ का इस्तेमाल करके जोड़ेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो 12 न्यूटन। साथ में कह रहे कि जो रिजल्टेंट है 12 न्यूटन वो परपेंडिकुलर है स्मॉलर फोर्स के, परपेंडिकुलर स्मॉलर फोर्स के, तो दोनों फोर्स की वैल्यू निकालनी है आपको। जल्दी से फटाफट इसको एक बार पॉज करके ट्राई करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलो 1 2 3 4 कर लिया होगा। चलो अब देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब मान लो मेरे पास एक फोर्स है ये F1, इसी को स्मॉलर मान लिया। चलो, जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लो जी, ये R हो गया, R इसके परपेंडिकुलर हो गया। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग तो बीच में से आना चाहिए। तो क्या मैं F2 इधर बनाऊं? अगर मैं F2 इधर बनाता हूं तो ये रिजल्टेंट तो बाहर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट तो यहां से निकलेगा ना, तो बीच में तो नहीं बना सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे बनाना पड़ेगा F2 को, और जरा पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो और अच्छे से बनाएं थोड़ा सा। लो, तो ये बनेगा मेरा F2, ये बिगर मान लिए, स्मॉलर मान लिए, स्मॉलर के साथ R ये 90 है, स्मॉलर के साथ 90 है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था कि दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा 18, F1 प्लस F2 कर दूं तो कितना आएगा 18, रिजल्टेंट है 12, यानी कि R होगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये निकालूंगा तो कितना आएगा R, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, इसकी जगह 12 रख सकते हैं। अब मुझे ना तो ये थीटा पता है, थीटा पता तो सोल्व करके सीधे निकाल लेते, ना ही F1 F2 की वैल्यू पता है। चलो, मगर मुझे ये पता है रिजल्टेंट इसके जाएंगे, अल्फा यहाँ 90 है, और tan अल्फा का फार्मूला होता है b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो tan अल्फा b माना जाता है इसको, देखो ना, अल्फा जिसके साथ लेते हैं वो a मानते थे, जिसके साथ नहीं लेते थे अल्फा को उसको b मानते थे। तो b हमारे पास ये हो गया F2, a हमारे पास F1 हो गया। तो b साइन थीटा की जगह मैं लिखूंगा F2 साइन थीटा अपॉन a की जगह लिखूंगा F1 प्लस b की जगह लिखूंगा F2 कॉस थीटा, और tan अल्फा कितना दे रखा है 90, तो टेंजेंट 90, tan 90 इज इक्वल्स टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। टेंजेंट 90 होता है इन्फिनिटी, जिसको tan 90 को निकालने वैल्यू ना आती हो तो साइन 90 प्लस
कोस 90, साइन बाय कोस, साइन 90 कितना होता है 1, कोस 90 कितना होता है 0, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। तो F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा F1 प्लस F2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि F2 कॉस थीटा को मैं माइनस का F1 लिख सकता हूँ, F2 कॉस थीटा को मैं माइनस F1 लिख सकता हूँ। तो जरा ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो R कितना आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, इसकी जगह मैं माइनस F1 लिख दूं, उसका अंडर रूट कर दूं, ये R कितना है 12, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहां से वैल्यू भी निकाल लो, मान लो ये F1 में आ रहा है ना सारा, तो यहां से F2 कितना आएगा, देखो F1 प्लस F2 18 था, तो यहां से F2 निकालूंगा तो क्या आएगा 18 माइनस F1 आएगा, 18 माइनस F1, तो F2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 18 माइनस F1 और इस सारे का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस का 2F1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट हटा लो, हटा के इसका क्या कर दो स्क्वायर, ये हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा, ये F1 आ गया, ये भी F1 की फॉर्म में आ गया, ये भी F1 की फॉर्म में आ गया। क्या इसको F2 की फॉर्म में रखते तो आसान होता है सोल्व करना, नहीं होता, क्या F1 स्क्वायर रहता नहीं, ठीक है यहीं से सोल्व करते हैं इसको। F1 प्लस F2 कितना आ गया 18, यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, सोल्व करें जरा इसको, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया बस, 2F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का F1 स्क्वायर, है ना, माइनस का F1 स्क्वायर हो गया, और प्लस इसको सोल्व कर लो, 18 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में F1 इंटू में 18, तो फिर इसमें से देखो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा 144 इक्वल्स टू F1 स्क्वायर, ये प्लस का ये काट देगा एक दूसरे को, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 माइनस 36 F1, इसको सोल्व कर दें यहाँ जरा, 36 F1 को इधर ले जाओ, 36 F1 इज इक्वल्स टू 324 और माइनस का 144 कितना हो गया 36 F1 इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 180 और F1 आ जाएगा 180/36, 5 पे कट गया तो F1 आ गया 5 न्यूटन। अगर F1 5 है तो F2 कितना आएगा 18 माइनस 5 यानी कि 13 न्यूटन, क्योंकि दोनों का सम कितना था 18, तो एक 13 न्यूटन आ गया, एक 5 न्यूटन आ गया। तो कैसे भी कर सकते हो इसको, स्क्वायर करके भी कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ भी सोल्व करते थे, अंडर रूट लगा रहने देते तो अभी 36 आता, 36 F1 का क्या इतना 6 हो जाता है ना, ये 36 बचता ना यहाँ पे, और उसके बाद इसको सोल्व कर लेते, 36 साथ में ही बचता है, इसको सोल्व करना पड़ता उधर, मतलब लंबा लगे लंबा, शॉर्ट लगे शॉर्ट, आप इसको कर सकते हो। तो एक 5 न्यूटन आएगा, एक 13 न्यूटन आएगा, तो जरा पॉज करो और इसको ट्राई करो, सॉरी नोट करो फटाफट। चलो कर लिया। तो ये था आज का अपना लेक्चर जो वेक्टर एडिशन पे था। कुछ न्यूमेरिकल हमने इसके अंदर डालने की कोशिश की है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करोगे तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे और जो पॉलीगन लॉ रह गया उसको हम कवर करेंगे, रेजोल्यूशन और वेक्टर को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए फिजिक्स पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।